नमस्कार। जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। आपके दरबार में कुछ खबरों के साथ हाजिर हो गया इंद्र प्रकाश। आज बिहार की राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड का खुला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी के कार्यालय पर हुई और आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में खुला अधिवेशन हुआ। इस लोकतंत्र के दौर में, आज के दौर में बधाई की पात्र है जनता दल यूनाइटेड कि उसने खुला सत्र रखा, अधिवेशन रखा। पार्टी के तमाम पदाधिकारी वहां पर पहुंचे, पूरे देश से लगभग पहुंचे। चंद सवाल भी उठे। सबसे बाद में जो हुआ कि निर्वाचन अधिकारी, जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचन अधिकारी, राज्यसभा के सदस्य जो अभी बनाए गए थे हाल में ही, श्री अनिल हेगड़े जी, वह चुनाव प्रभारी भी रहे, चुनाव कार्यक्रम अधिकारी रहे पूरे राष्ट्रीय स्तर के। उन्होंने कार्यक्रम के अंत में जब माननीय नीतीश कुमार जी भी बोल चुके, उसके बाद उन्होंने नवनिर्वाचित जनता दल यूनाइटेड के पुनः नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को प्रमाण पत्र सौंपा और उनको विधिवत एहसास कराया सामने बैठी हुई जनता को, पत्रकारों को, कि वह पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उनको सर्टिफिकेट सौंप दिया गया। इस अवसर पर जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललन सिंह ने जो बात कही, वह मुख्य रूप से उसमें 2-3 बातें रही कि एक अधिनायकवाद का दौर, जो उन्होंने बताया कि अधिनायकवाद का दौर चल रहा है इस समय इस देश में, तो निश्चित रूप से अधिनायकवाद का दौर चल रहा है। लोगों की पीड़ा है, जैसा लग रहा है कि लोकतंत्र कुचला जा रहा है, कानून व्यवस्था कभी कभी लगता है नहीं है, तमाम विषयों पर चूंकि सुनवाई नहीं होती है, पुलिस प्रशासन के द्वारा सुनवाई नहीं होती है। जो पीड़ित व्यक्ति है वह चिल्लाता रहता है, पीड़ित पक्षकार कहता रहता है हमारी ये समस्या है, हमें इनसे खतरा है, और वो खतरा बढ़ता जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। मुझे याद है एक बार जौनपुर का चुनाव हो रहा था, बहादुर सोनकर चिल्लाता रहा कि मेरी हत्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। सारे विभिन्न बड़े बड़े अधिकारियों को पत्र भेजता रहा, उसकी हत्या भी हो गई, सुनवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। किसानों के खाते में प्रधानमंत्री का जो भेजा जा रहा है रुपया, 2000 रुपए 3 महीने में, साल भर में 6000 रुपए, वह रुपया कभी कभी पूरा का पूरा साल निकल जाता है, नहीं पहुंच पाता है। कभी के कभी 2-2 साल, 4-4 निकल जाते हैं। तमाम किसान ऐसे भी हैं जिनके खाते में अब तक पैसा नहीं पहुंचा। ये सब तमाम विषय हैं जो अधिनायकवाद की ओर इशारा कर रहे हैं। पत्रकारों की बोलने पर, आजादी पर, विचार अभिव्यक्ति पर तमाम केस हो रहे हैं, कानूनी पेचीदगियों में फंसाया जा रहा है। परंतु एक सवाल है ललन सिंह जी कि क्या यह सब सिर्फ बिहार के बाहर हो रहा है? पप्पू यादव ने क्या कहा जब पप्पू यादव को एक बसों का वो दिखाने के लिए गए कुछ मीडिया के लोगों को साथ लेकर के, कि देखिए ये बसें खड़ी हुई हैं, ये भाजपा के नेता की बसें हैं। राजू प्रताप रूड़ी का उन्होंने नाम लिया और कहा देखो ये बसें खड़ी हुई हैं। तब उनके साथ क्या हुआ? तमाम आरोप प्रत्यारोप बिहार की सरकार पर भी लगते रहते हैं। उन पर भी सोचने विचारने की जरूरत है कि कम से कम बिहार की सरकार, जो अपने आप को लोकतांत्रिक सरकार कहती है, संवैधानिक मूल्यों की संरक्षणदाता कहती है, और भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण को सबके सपने को साकार करने की बात करती है, संपूर्ण क्रांति को जीने की बात करती है, उसके शासन काल में की स्थिति
परिस्थिति, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, पदाधिकारियों के साथ संवाद, यह सब भी सूचनीय विषय है। एक बात खास तौर से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री केसी त्यागी जी ने भी उठाया और उनका इशारा रहा कि 2024 का जो फार्मूला होगा वो एक के पीछे एक होगा। उन्होंने जिक्र किया कि देखिए, गुजरात में हम हार गए, विपक्ष हारा और सत्ता पक्ष भाजपा बड़ी तेजी के साथ जीती। वहां पर एक से अधिक लोग चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दिल्ली का हश्र देखिए, दिल्ली में भी तो एक से अधिक लोग चुनाव लड़ रहे थे। गुजरात में भी कांग्रेस, केजरीवाल चुनाव लड़ रहा था भाजपा के खिलाफ, वहां पर भाजपा की जीत हुई। लेकिन दिल्ली में भी भाजपा की भी सरकार थी लंबे समय थे, एमसीडी में कांग्रेस भी लड़ रही थी, केजरीवाल भी लड़ रहे थे और भाजपा भी लड़ रही थी, लेकिन वहां केजरीवाल की जीत हुई, कांग्रेस की हार करारी हुई और भाजपा की भी हार हुई। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं कि जहां पर अगर दिल्ली की साबित कर रही है कि अगर 3 लोग लड़ रहे हैं तो भी भाजपा को हारना पड़ रहा है। कभी कभी अगर गठबंधन बन जाता है वो भी फेल हो जाता है। मुझे याद है बिहार में ही जब लालू यादव और रामविलास पासवान एक हो गए तो भी फेल हो गए 2010 में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण, जहां पर बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बड़े दल एकजुट हुए। जनता दल इंद्र कुमार गुजराल ने भी उत्तर प्रदेश में अपना समर्थन दिया था, उसके बावजूद भी फेल हो गए, नहीं निकल पाई। जनता दल यूनाइटेड की तो उस समय कोई भाजपा के साथ में थे। तो ये बड़ा सवाल है। अभी उत्तर प्रदेश को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो पहला परिदृश्य था कि एक तरफ सपा बसपा रालोद जनता दल आई का गठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। आज फिर जैसे ही चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस की समीक्षा बैठक होती है। प्रियंका गांधी की ओर से बयान आता है कांग्रेस की लीडर कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। गाहे बगाहे अभी भी उनके प्रवक्ता कांग्रेस के बोलते रहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की क्या मंशा है? कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से जब नीतीश जी की बात हुई, लालू जी मिले, तो कांग्रेस ने कहा, राहुल गांधी ने कहा मम्मी को आने दीजिए। जब मम्मी आ गई आदरणीय सोनिया गांधी जी, तब सोनिया गांधी से भेंट हुई। तब सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव हो जाने दीजिए। जब नया चुनाव हो गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया हेगड़े जी, तो राहुल की यात्रा तो निकल रही है, लेकिन नीतीश जी से या लालू जी से या तेजस्वी जी से या और भी जो अन्य लोग हैं उनके साथ कांग्रेस संवाद क्यों नहीं कर रही है? ये कांग्रेस की मंशा दर्शा रही है कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस अकेले जा सकती है। ये सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, आज बिहार की जनता पूछ रही है, बिहार के बाहर की जनता पूछ रही है कि केसी त्यागी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? गुजरात में छोटू वसावा आपका आदमी था, लेकिन आप उसको संभाल नहीं पाए। बात हुई कि छोटू वसावा के साथ गठबंधन किया जाएगा, इंडियन ट्राइबल पार्टी, भारतीय आदिवासी पार्टी जो उनकी है, लेकिन गठबंधन नहीं कामयाब हो पाया। केसी त्यागी जी, आप साल भर के पहले उत्तर प्रदेश आए हुए थे, आपने कहा था उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आप 200 सीट क्या, आप 40 सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ पाए। ये अपनी समीक्षा करने का भी वक्त है। 2 सीट पर उत्तर प्रदेश में समझौता नहीं हो पाया, गुजरात में किसी दल के साथ गठबंधन समझौता नहीं हो पाया, और गुजरात में जो अहमदाबाद की बापू नगर सीट से प्रत्याशी रहे जनता दल यूनाइटेड के, उनको मात्र 30 वोट मिला। तो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल इंद्र कुमार गुजराल, इनको भी अपनी कार्य परिस्थिति में अध्ययन करने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने कहा कि समन्वय नहीं बन पा रहा है, और इस समन्वय की बात
4 तारीख को जब इंद्र कुमार गुजराल जी की जयंती मनाई जा रही थी पटना में, मैं पटना में मौजूद था। उस समय भी कम्युनिस्ट के लीडरों ने भी इस बात को कहा, दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस बात को स्वीकार किया, सरकार की आलोचना किया। आपकी सरकार में दीपांकर भट्टाचार्य और उनके 12 विधायकों में से कोई शामिल नहीं है। समन्वय की बात पर उन्होंने भी सवाल उठाए। माननीय किरण सिन्हा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल इंद्र कुमार गुजराल की पटना में मौजूद थी। तो सवाल है कि अपने आप को समीक्षा करना। तमाम मीडिया के लोग, तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जी की गुणवत्ता में कमी आई है, अति पिछड़ों के प्रति उनके विश्वास में कमी आई है, अनुसूचित जाति के विश्वास के प्रति कमी आई है, अल्पसंख्यकों के विश्वास के प्रति कमी आई है। गोपालगंज में क्या हुआ, कुढ़नी में क्या हुआ, अल्पसंख्यक छिटक करके आपसे अलग खड़ा हुआ, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। आज अली अनवर जी कहाँ हैं? न राजद उनको ला पा रहा है अपने साथ, न जदयू ला पा रहा है। सबसे अधिक नीति अगर रैलियां किसी ने अपने पसमानदा समाज को जोड़ने के लिए किया है, मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए जनता दल यूनाइटेड से किया है, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे ले जाने का काम किया है, तो वो अली अनवर रहे। आपने उनको राज्यसभा सांसद भी बनाया, परंतु आज अलगाव की स्थिति है। तो आज जरूरत है, जनता दल यूनाइटेड को भी विचार करने की जरूरत है, राष्ट्रीय जनता दल को भी विचार करने की जरूरत है, जनता दल आई को भी विचार करने की जरूरत है और अपने सभी पुराने साथियों को लाने की जरूरत है। पुराने साथियों को लाने की दिशा में मैं जो समझ पा रहा हूं, जो थोड़ा बहुत प्रयास हो रहा है, वो माननीय किरण सिन्हा जी की ओर से हो रहा है। जनता दल सेकुलर के लोगों से वो मिल रही है, कर्नाटका में, उड़ीसा में बीजू जनता दल के लोगों से मिल रही हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों से मिल रही हैं, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो हरियाणा के साथ मिल रही हैं, परंतु यह प्रयास अन्य नेताओं की ओर से होता हुआ कम ही दिखाई दे रहा है। मुख्य भूमिका ये रही कि एक स्लोगन था, वो स्लोगन था एक के पीछे तीन तीन, तब हूं नगाड़ा भाजे धीन धीन। तो यही गुजरात वाला प्रकरण नहीं, दिल्ली वाला, कि अगर एक के पीछे तीन भी हो, एक के पीछे, भाजपा के पीछे दो लोग रहे, कांग्रेस केजरीवाल, काफी काका का माने कांग्रेस और के माने केजरीवाल माने काके रहे। अब इस काके के साथ अगर एक और फैक्टर बन जाता है, वो की माने किरण सिन्हा। कांग्रेस भी लड़ती है चुनाव, केजरीवाल भी चुनाव लड़ते हैं, किरण सिन्हा भी चुनाव लड़ती हैं। तो जो 2024 का चुनाव का परिदृश्य होगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदी हार्टलैंड में होगी। हिंदी हार्टलैंड में सीधी लड़ाई भाजपा बनाम किरण सिन्हा होना है। चूंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये जो इतना दिल्ली के इस तरफ का बेल्ट है, हिमाचल प्रदेश में देखिए केजरीवाल का क्या हाल हुआ, वो तो कुछ उनका एक पॉकेट है, दिल्ली उनका पॉकेट है। पंजाब में तो 2014 में भी वो 4 सांसद जीत करके आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था, एक भी सीट पर अरविंद केजरीवाल की जमानत नहीं बची थी। तो हिंदी हार्टलैंड में अभी 2022 में क्या हुआ, 2022 के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल की कहीं कोई जमानत नहीं बच पाई। तो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के इस तरफ हिंदी हार्टलैंड में कोई जनाधार नहीं है और होने की संभावना ही नहीं है। जनाधार हिंदी हार्टलैंड में जो है वो जनता दल परिवार का है। अगर जनता दल परिवार के जो जितने घटक दल रहे, वो चाहे बिहार का राजद, जदयू या जनता दल आई हो, या फिर उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल हो, या इनसे निकले हुए दूसरे दल हों, शिबू सोरेन के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये सब लोग क्या थे, ये सब जनता दल से निकले हुए लोग हैं। उड़ीसा में जनता दल की अभी भी सरकार है, बीजू जनता दल चल रहा है। कर्नाटका में जनता दल सेकुलर, डी कुमारस्वामी और प्रधानमंत्री रहे आदरणीय देवेगौड़ा जी का। इन सब लोगों को एकजुट करना होगा और सब लोग अगर एकजुट होते हैं तो बड़ी लड़ाई होगी। उस लड़ाई में कांग्रेस और केजरीवाल अगर साथ नहीं होते हैं तो भी जीत जनता दल परिवार की होगी, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में बहुत मजबूत है। परंतु अगर एकजुटता नहीं बनी तो फिर संदेह है। परंतु इस संदेह का मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मैनपुरी हारी है भारतीय जनता पार्टी, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खतौली हारी है,
यहां पर कौन सी ताकतें लगी हुई थी? जब जात फैक्टर की बात होती है तो कहां गया ठाकुर वोट, कहां गया ब्राह्मण वोट? योगी जी का ठाकुर वोट, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का ब्राह्मण वोट, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य का मौर्य वोट, और रघुराज सिंह साक्या का साक्या वोट, खतौली में विक्रम सैनी का सैनी वोट, सैनी, साक्या, मौर्य, ब्राह्मण, ठाकुर, 5-5 वोट बैंक धराशायी हो गए। अब उत्तर प्रदेश में कौन सा वोट बैंक नया आकर के मुकाबला करेगा, ये सवाल है। खतरा दोनों के लिए है, खतरा समाजवादी पार्टी के लिए भी है। समाजवादी पार्टी, जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, वह अपना जो लैंड है इटावा मैनपुरी का, उसमें सफल रही, लेकिन इटावा मैनपुरी से आगे निकलकर क्या स्थिति हुई? मेयर का चुनाव, उसमें सत्ता में रहते हुए एक सीट पर समाजवादी पार्टी नहीं जीती थी जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में। शहरों में जनाधार समाजवादी पार्टी का नहीं है। और जिस तरीके से जो 2022 में जीत हुई, 110 विधायक पहुंचे। मुझे याद है उत्तर प्रदेश की जनता ने 2012 में मायावती को जब सत्ता से अलग किया तो 80 विधायक दिए थे, लेकिन जब 14 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 0 कर दिया था। उसके बाद फिर ये स्थिति हो गई कि अब की बार जो पिछला चुनाव 17 में हुआ, बहुजन समाज पार्टी 19 सीट पे सिमट गई, जो 2007 में पूर्ण बहुमत से आई हुई थी। इस चुनाव में 2022 के चुनाव में बलिया की विधानसभा क्षेत्र रसड़ा से केवल उमाशंकर सिंह जीते, जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे, वो अपने बल पे जीते। आज क्या हश्र हो गया बहुजन समाज पार्टी का? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को भी उत्तर प्रदेश की जनता 4 बार सत्ता में लाई है, 4 बार मुख्यमंत्री बनाई है, और समाजवादी पार्टी को भी 4 बार सत्ता में लाई है। 3 बार मुलायम सिंह जी को, 1 बार अखिलेश यादव जी को। लेकिन अगर कहीं स्थिति ऐसी ही बन गई, 5 वर्ष अखिलेश यादव को भी देखा, 5 वर्ष मायावती को भी देखा, उसके बाद मायावती से कट गई, अगर कहीं अखिलेश यादव से कट गई तो फिर नया विकल्प की तरफ उत्तर प्रदेश की जनता बढ़ेगी। और खास तौर से मुस्लिम समाज, जिस प्रकार से मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा। रामपुर में क्या हुआ? रामपुर का संदेश यूपी के लिए, बिहार के लिए, पूरे देश के लिए है कि आखिर मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ क्यों छोड़ा? मुसलमानों की संख्या कम नहीं है रामपुर में, यादवों की संख्या कम नहीं है, उसके बावजूद भी रामपुर की हार यह समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और रामपुर की जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। वहां पर जो कायस्थ समाज सक्रिय हो गया, उसने एक चुनौती स्वीकार कर लिया कि रामपुर जीतना है, इसलिए देश विदेश के कायस्थ आ गए, रामपुर में डेरा डाल दिए। रामपुर से निकले हुए कायस्थ जो आसपास के, जो मुंबई में थे, जो दिल्ली में थे, जो नोएडा में थे, जो गुड़गांव में थे, जो हैदराबाद में थे, उन्होंने एक लॉबिंग हुई कायस्थ समाज की वहां पर, और वो लॉबिंग कायस्थ समाज की उसने रणनीति बनाई। वो लखनऊ और बरेली के होटलों में रुक करके, मुरादाबाद के होटल में रुक करके, रामपुर के होटलों में रुक करके उन्होंने कायस्थ समाज को जिताने का काम किया। चूंकि आकाश सक्सेना कायस्थ समाज के थे, तो सजाती कायस्थों की वहां पर जीत रही है रामपुर में। तो दोनों के लिए एक खतरे की घंटी है। एक विकल्प की तरफ उत्तर प्रदेश भी बढ़ रहा है, और बिहार भी कहीं न कहीं बढ़ रहा है कि 7-7 पार्टियों की ताकत लगी हुई कुढ़नी में। और कुढ़नी में ऐसा लग नहीं रहा था कि हार जाएगी जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी। वहां पर राजद का वोट बैंक, जदयू का वोट बैंक, और हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं कि कोलिजियम सिस्टम बहुत बुरा है, निश्चित रूप से बुरा है, लेकिन जो बिरादरीवाद सिस्टम है, ये कहां तक सही है? संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कुढ़नी से प्रत्याशी मनोज कुशवाहा, एक कुशवाहा फैक्टर, उसके बावजूद भी वहां पर लौकुश फैक्टर फेल हो गया। नीतीश कुमार जी का कुर्मी, उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा, मनोज कुशवाहा का कुशवाहा कहां गया? ललन सिंह जी का भूमिहार कहां गया? और माई समीकरण कहां गया? MY 5। अगर उत्तर प्रदेश में 5 जातियों का गठबंधन, ब्राह्मण, ठाकुर, कुशवाहा,
सैनी, साक्या का उपचुनाव में फेल हो गया उत्तर प्रदेश में, वही हारपुरनी में भी हुआ। यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कुशवाहा, भूमियार का गठबंधन फेल हो गया। तो अभी भी समय है जनता दल यूनाइटेड के साथियों को, राष्ट्रीय जनता दल के साथियों को, जनता दल आई कुमार गुजराल के साथियों को विशेष भूमिका में आना है। तो निश्चित रूप से सोचना होगा, विचारना होगा, पुराने साथियों को एक साथ लेकर के चलना होगा। तभी मुझे लग रहा है कि कुछ एक अच्छी स्थिति निकल सकती है। और खास तौर से एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है कि बिहार में जिस प्रकार से मिथिलांचल की मांग हुई अभी हाल में, तो मिथिलांचल का जो गुस्सा है, मिथिलांचल के लोगों में एक गुस्सा है, वो आरजेडी के भी खिलाफ है, वह गुस्सा जेडीयू के भी खिलाफ है। आखिर गुस्सा क्यों बढ़ रहा है? उनको विकास नहीं मिल रहा है, उनका विश्वास नहीं हो रहा है। अगर कहीं ये विश्वास टूटा तो मिथिलांचल के लोग जो मिथिलांचल मूवमेंट कर रहे हैं, अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, उनको केवल ये कहकर के नहीं दबाया जा सकता है कि चंद लोग हैं। वो अगर नाराज होंगे तो नए विकल्प की तरफ जाएंगे। यही हाल जो आज कुछ लोग वहां पर यात्रा कर रहे हैं, पूर्वी चंपारण के भितहरवा से जो यात्रा शुरू हुई, वो यात्रा में लोग जुट रहे हैं, यात्रा चल रही है। वो चंद लोग नहीं हो सकते हैं। राजनीति में एक बात कही जाती है कि एक तिनका भी हिलता है तो तिनके की औकात कुछ नहीं होती है, लेकिन तिनका हवा का रुख बताता है, तिनका डूबते का सहारा होता है। और अगर तिनका मिल गया तो तिनके से बनी हुई रस्सी हाथी को भी कैद कर लेती है। तिनका गरीब की झोपड़ी का अहम हिस्सा होता है। इसलिए मिथिलांचल का आंदोलन तिनका हो सकता है, भितहरवा से चले हुए लोग तिनका हो सकते हैं। बिहार में जनता दल कुमार गुजराल के साथ जुड़े हुए आदरणीय किरण सिन्हा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जुड़े हुए लोग तिनका हो सकते हैं, लेकिन इनकी ताकत है। एक और सवाल केसी त्यागी जी इस देश की जनता पूछ रही है, मानी ललन सिंह पूछ रही है कि जब यशवंत सिन्हा जी चुनाव लड़ने के लिए आए तो आप लोग अलग हो गए यशवंत सिन्हा से, आप लोग भाजपा के साथ चले गए। तो जनता भी चर्चा है कि भाई कब तक रहेंगे भाजपा के विरोध में। ये भी सवाल है कि एक बार गए, फिर आरजेडी के साथ आए, फिर आरजेडी से हटे, फिर भाजपा के साथ आए, फिर भाजपा से हटे, फिर आरजेडी के साथ गए। और राष्ट्रपति के चुनाव में तो एक सप्ताह पहले आपने राष्ट्रपति के चुनाव में किसका समर्थन किया? यशवंत सिन्हा तो विपक्ष के उम्मीदवार थे। केसी त्यागी जी वहां पर एक के पीछे एक ही तो था, सीधा मुकाबला भाजपा की कैंडिडेट और विपक्ष के कैंडिडेट माननीय यशवंत सिन्हा जी। तो जब यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा देश का दौरा कर रहे थे, तब आप लोगों की समझ में नहीं आया कि एक के पीछे एक रहे, और जब एक के पीछे एक है तो उसी के साथ मजबूती के साथ खड़े हो जाए। तो जब आप यशवंत सिन्हा, किरण सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ नहीं खड़े हुए, ये तो बधाई की पात्र हैं माननीय किरण सिन्हा जी, यशवंत सिन्हा जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी कि वो आपको मजबूती दे रहे हैं, वो भाजपा को रोकने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपका भी फर्ज है कि आप सबको साथ लेकर के चले। इसी के साथ मैं आज का विश्लेषण पूरा करता हूं। आप सभी को एक बार फिर जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। और हम सब लोग मिलकर के लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का सपना बनाने की ओर